हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना टॉपिक मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास कंडक्शन। तो बेसिकली कंडक्शन हमारे पास क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो कंडक्शन क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू द पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। यानी कि कंडक्शन हमारे पास क्या होता है कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मोड होता है जिसके अंदर हमारी जो हीट है वो फ्लो करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बाय ड्यू टू पॉइंट कॉन्टैक्ट के वजह से। देखो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपके पास क्या है कि इस तरीके से कोई एक रोड है, ठीक है। अगर इस रोड को आप एक तरफ से हीट करोगे, अगर इस रोड को आप एक तरफ से क्या करोगे, हीट अप करोगे, तो हीट करने पर क्या होगा कि इसके अंदर के जो भी एटम्स होंगे, ठीक है, इनके अंदर के कोई भी एटम्स होंगे, क्योंकि अगर मान लो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर के जो भी एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये आपको पता है, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो जो एटम्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशंस पर अप एंड डाउन वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एटम्स जब वाइब्रेट करेंगे तो ये नियर बाय एटम्स को वाइब्रेट करेंगे, फिर ये वाले एटम्स नियर बाय एटम्स को वाइब्रेट करेंगे। तो इस तरीके से एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है यही रिस्पॉन्सिबल होगी हीट को आगे लेके जाने तक। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपके पास एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते हैं, वो अपनी पोजीशन पर ही फिक्स रहते हैं। सिर्फ वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं या फिर वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसी वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पर जो है वो हीट का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंडक्शन। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि मेरे पास क्या है, एक रोड है, ठीक है। मान लो मैंने उस रोड को हीट करना शुरू किया, और मान लो पहले मैंने यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, सॉरी, पहले मैंने कम टेम्परेचर रखा थोड़ा, मान लो पहले मैंने रखा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मान लो ये मेरे पास इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर कुछ टाइम के बाद ये इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लो और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लो। अब होगा क्या कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे आपने इसको हीट किया तो होगा क्या कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो हीट के बिल्कुल करीब है, मतलब जो भी आप जिस चीज़ से हीट कर रहे हो उसके सोर्स के बिल्कुल पास है, तो ये ज़्यादा हीटअप होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा घटता जाएगा। मान लो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हो गया और मान लो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी भी चीज़ को आग के बिल्कुल पास रख रहे हो, फायर के, तो वो चीज़ ज़्यादा गर्म होगी और वही जो हीट है वो थोड़े डिस्टेंस पर जाते जाते वो हीट क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। अब मान लो कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हो गया कि आपने क्या किया, यहाँ से इसको और हीट किया, इस साइड से इसको और हीट किया, और हीट करने पर अब इसका टेम्परेचर और बढ़ गया। मान लो अब क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और मान लो 40 से ये हो गया 20 और ये हो गया मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मान लो आपने इसको और हीट किया और अब मान लो हीट करते करते एक स्टेज ऐसी आ गई कि आपने इसको 80 तक पहुंचा दिया। तो जब ये 80 तक पहुंचेगा तो मान लो ये हो जाएगा 40 और मान लो ये हो जाएगा 30 या 20 मान लो, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल है। ये मान लिया आपने इसको 20। अब क्या होगा कि जब आप 80 तक ये पहुंचा है, अब आप इसे जितना मर्जी आगे हीट कर लो, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे जब इसका ये वाले पोर्शन का जो टेम्परेचर पहुंच गया है, तो 80 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप इसे और हीट दोगे तो अब जो है इसका टेम्परेचर वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और इस टाइम पर, इस स्टेज पर हम इसे कह देंगे स्टेडी स्टेट। क्या कह देंगे? स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा। अब इस स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये रोड है, ठीक है, तो इस रोड के अंदर जितने भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे मान लो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ का 80 है तो 80 ही रहेगा, यहाँ का 40 है तो 40 ही रहेगा, और यहाँ का 20 है तो 20 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? हर एक यूनिट एरिया में। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि टेम्परेचर यहाँ का और यहाँ का कांस्टेंट हो जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा कि यहाँ का 80 तो यहाँ का भी 80। मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। किसमें? किसी भी पर यूनिट टाइम में, किसी भी पर यूनिट टाइम के अंदर,
ठीक है। जैसे मान लो ये 80 पे है तो वो 20 पे है, तो अब आप और हीट देते जाओगे तो ये 80 और 20 पे वो फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, एच एच और एच, यानी कि यहाँ से हीट हीट और हीट जो है अब वो क्या हो रही है, वो पास होती जा रही है, मतलब हीट यहाँ से जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हीट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि अब आप जैसे भी जब इसे हीट करोगे तो होगा क्या कि ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मेटल का, उसके अंदर से जो है हीट जो है वो आराम से पास हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है, इसका भी फिक्स हो चुका है, इसका भी फिक्स हो चुका है, इसका 80 है, इसका 40, इसका 20। अब जितनी मर्जी हीट दे लो, ये वाली जो हीट है वो इसके टेम्परेचर को अब नहीं बढ़ाएगी, वो कांस्टेंट हो चुका है। तो अब जो है हीट जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, हीट इज कांस्टेंट इन दिस केस। अब कांस्टेंट हीट फ्लो करेगी। इसको समझने के लिए एक और अच्छी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, और क्लासरूम में क्या है कि यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, और यहाँ पे मान लो बेंच है बहुत सारे, और बेंच पे क्या है, और बहुत सारे लड़के जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे लड़के जो है बेंच पे वो बैठे हुए हैं। इस लड़के ने क्या किया, पहले एक बिस्किट दिया इस लड़के को जो फ्रंट में बैठा हुआ है। इस लड़के ने मान लो इसने पूरा पैकेट दिया, और मान लो इसने 4 बिस्किट खा लिए। ठीक है, फिर आगे इसने पास कर दिए, फिर आगे पास कर दिए, 2 पास कर दिए आगे मान लो। अब होगा क्या, मान लो इसकी खाने की कैपेसिटी सिर्फ 6 बिस्किट्स की थी। जब इसने 6 बिस्किट्स खा लिए तो उसके बाद इसका पेट भर चुका है, अब ये और बिस्किट्स खाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, अब चाहिए और पैकेट भी दे दे तो ये क्या करेगा, ये 6 बिस्किट्स के बाद जो नेक्स्ट बिस्किट्स आएंगे वो उनको आगे पास करता जाएगा। ठीक है, फिर मान लो इसकी खाने की कैपेसिटी 5 की है, तो ये जब 5 खा लेगा उसके बाद ये नेक्स्ट को पास करता जाएगा। उसके बाद मान लो इसकी खाने की कैपेसिटी 4 है, तो जब ये 4 खा लेगा तो उसके बाद नेक्स्ट बिस्किट को ये आगे पास करता जाएगा। तो यानी कि ये जो बिस्किट्स हैं यहाँ पे, ये एक हीट है। क्या है, ये एक हीट है। और जो मैं ये बोल रहा हूँ कि 6, 5 और 4, ये क्या है, ये इनका टेम्परेचर है जो कि अब कांस्टेंट हो चुका है, क्योंकि उनकी अपनी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से फिल हो चुकी है, वो उनका जो है मन वहाँ पे भर चुका है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जो हीट है अब वो हर एक यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी पर यूनिट टाइम के हिसाब से, अगर आप टाइम को लेकर चलोगे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, और ये हमारी क्या, इसकी स्टेडी स्टेट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन को समझने के लिए हम यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या है ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इस तरीके से एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, देखो देखो मेरे पास क्या है, क्यूबाइडल एक क्यूबाइडल बॉक्स है। मान लो इसका फेस नंबर 1 है, ये इसका फेस 2 है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कि आपने यहाँ से इसको हीट देना शुरू किया, आपने इसको यहाँ से हीट देना शुरू किया। मान लो इसका टेम्परेचर है यहाँ पे T1 और इसका टेम्परेचर है T2। वो आपको पता है टेम्परेचर क्यों अलग होगा, पता है आपको टेम्परेचर क्यों अलग होगा, क्योंकि ये सोर्स के बिल्कुल पास में है, तो इसको ज़्यादा हीट मिलेगी, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी कि इतनी बात तो क्लियर है कि T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब मान लो इसके बीच में मैंने एक और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया। ये हमारा एक और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ से जो टेम्परेचर T1 है, यहाँ से टेम्परेचर T2 है। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1। ठीक है, और A1 क्या A मान लो, और इसका भी क्या मान लो, A मान लो। मान लो कि दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, बीच वाले का भी क्या है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो T1 जो है वो T2 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो यहाँ से हीट जा रही है, मान लो मैं जो यहाँ पे हीट है उसको मैं लिख रहा हूँ Q से, किससे डिनोट कर रहा हूँ, Q से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे Q मान लेना। मान लो मैं Q से इसको डिनोट कर रहा हूँ हीट को, और Q को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें, क्या देखें, मतलब टाइम से उसको डिवाइड करके देखें, क्योंकि हमने हीट लेनी है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। क्या लेनी है, हीट हमने लेनी है पर यूनिट टाइम, तो हमने ये चीज़ देखनी है। ठीक है, हीट पर यूनिट टाइम लेनी है। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है स्मॉल एल। क्या है, स्मॉल एल। तो देखो हम लिख सकते हैं कि जो Q बाई टी है ना, वो सबसे पहले किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपने कहना है कि Q बाई टी जो है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट में हमने कहना है कि जो Q बाई टी है आपका,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T1 माइनस T2 अपॉन L के। किसके? T1 माइनस T2 अपॉन L के। T1 माइनस T2 अपॉन L इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट, इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, T1 माइनस T2 अपॉन L क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली वैल्यू। तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L क्या है? जो लेंथ है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? दो यहाँ से रिलेशन आपने याद कर लेने हैं। अब आगे देखिए, अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दूँ तो ये बन जाएगा कि Q बाई T जो है हमारे पास, ये डायरेक्टली पोर्शन होगा A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, और यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं K, और साथ में आ जाएगा A T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये आ जाएगा हीट फ्लो पर यूनिट टाइम के लिए, ठीक है, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम के लिए। और इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम H से भी डिनोट कर लेते हैं, और H को हम कहते हैं हीट करंट, ठीक है। H को हम क्या कह देते हैं? हीट करंट यहाँ से कह देते हैं। समझ गए बात को? जो स्टूडेंट्स K आपके पास यहाँ पे है इसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज योर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है। बाकी सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो ये हीट करंट और थर्मल कंडक्टिविटी को आपने याद रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? अच्छा, अब जो यहाँ पे आपको थर्मल कंडक्टिविटी दिख रही है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी SI यूनिट निकाल के बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे ये Q है, तो Q की तरफ आप ले जाओ, इस L को यहाँ ले जाओ, डिवाइडेड बाई T हो जाएगा। और ये जो T1 माइनस T2 है आपके पास, ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका नीचे, ठीक है, क्योंकि आपने किसकी निकाली है? आपने K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो L ऊपर चला गया और A भी नीचे चला जाएगा और T1 माइनस T2 भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। L इधर चला गया, A T1 माइनस T2 नीचे चला गया और T यहाँ पे आ गया। देखो Q को हम क्या लिखते हैं? जूल में, ठीक है। L क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डिस्टेंस है तो मीटर में आ जाएगा। टाइम T क्या है हमारे पास? टाइम है तो टाइम के लिए क्या लगा देंगे? सेकंड, ठीक है, सेकंड लगा देंगे। और एरिया कितना होता है अपने पास? मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो देखो मीटर से मीटर कट गया, देन यू विल गेट जूल पर सेकंड M-1 एंड K-1। सो दिस इज योर यूनिट फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। ये यूनिट किसकी हो जाएगी? आपकी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने बातें जो है यहाँ से याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। आगे देखिए अब, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये मेरे पास Q बाई टी या जो ये वैल्यू आई है इसकी हमने यूनिट्स देख लिया। अब देखो इस रिलेशन को ध्यान से देखना, इसमें क्या मैं Q बाई टी को H लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये रिलेशन हमें याद हो जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन याद हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखिए, अब और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? देखो अब हम ये जो पूरा रिलेशन है हमारा, जिसमें हमने इसको K को क्या कहा था? थर्मल कंडक्टिविटी कहा था। क्या कहा था? थर्मल कंडक्टिविटी कहा था, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसी रिलेशन को, अगर मैं इस रिलेशन को कंपेयर करना चाहूँ किससे? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। किससे? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए कैसे। देखो जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास यहाँ से वैल्यू जो है V जो होता है आपके पास, पोटेंशियल होता है वो होता है I R के बराबर, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और साथ में हम लिख सकते हैं कि I होता है वो हमारे पास क्या होता है? V बाय R के बराबर होता है, ठीक है। I क्या होता है हमारे पास? V बाय R के बराबर होता है। तो जरा ध्यान से इस रिलेशन को देखना। अभी हमने क्या बात की थी कि अगर हमारे पास कोई एक रोड है, ठीक है, उस रोड में क्या फ्लो करता है? हीट फ्लो करती है। हीट कब फ्लो करती है? जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, तो जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली हीट फ्लो करेगी। ये तो आपको पता है, हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर करती है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इतनी बात समझ आ गया? सेम जब हम इसको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और ऐसे आपने बैटरी से उसको जोड़ा है, तो क्या होगा कि यहाँ से जब आई करंट जाएगा, ठीक है, जो आई करंट जाएगा ये क्या है? इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आर है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस था? यहाँ पे किसका डिफरेंस था? यहाँ पे
टेम्परेचर का डिफरेंस था, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V, यहाँ पे पोटेंशियल है 0। तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तब करंट फ्लो करता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो करती है। यानी कि हम यहाँ पर हीट को और करंट को एक एनालॉगी की तरह यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि दोनों मतलब सेम है आपस में, हीट और करंट। तो हम क्या करेंगे, देखो H की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ उसकी जगह मैंने I लिख दिया है। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से मेरे पास जो V है वो मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इसको डेल्टा V लिख दूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, डेल्टा V लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे T1 माइनस T2 डेल्टा T है, ठीक है, इसको हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो देखो डेल्टा V की जगह डेल्टा T आ गया यहाँ पे, और जो R है आपका नीचे, उसको अगर मैं कंपेयर करूँ इस रिलेशन से तो वो क्या बनेगा। तो देखो हम इसको, इस चीज़ को लिख सकते हैं H इज इक्वल टू डेल्टा T, T1 माइनस T2 को डेल्टा T लिख सकते हैं, और L अपॉन KA। तो देखो जो ये चीज़ मेरी आई है, इसको क्या मैं R के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो मेरे पास R की वैल्यू आएगी दैट इज योर L अपॉन KA। सो यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, L अपॉन KA। और ये जो R है आपके पास, ये क्या होता है, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है L अपॉन KA, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज L अपॉन KA, ठीक है, L बटे KA। उसके बाद देखिए थर्मल रेजिस्टेंस के बाद अब हम बात करते हैं आगे कि जैसे मान लो कि आपको मैं कहूँ कि आपके पास एक रेजिस्टर था, जैसे दो रेजिस्टर अगर सीरीज में ज्वाइंट होते थे तो आप उसे लिखते थे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसे लिखते थे। सेम जब आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा और अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें अगर कोई भी दो रोड्स आपस में सीधे तरीके से इस तरीके से जुड़ी हों, ठीक है, ऐसे जुड़ी हों, तो आपने उस केस में अगर उसका K दे रखा हो आपको, जैसे मान लो इसका K1 है, इसका K2 है, K1 K2 क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ना अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। तो K1 K2 अगर आपको दिया होगा तो उस केस में ये दोनों सीरीज में जुड़े होंगे, तो आप उस केस में R जो थर्मल लोगे वो सीरीज में लोगे, ठीक है, और वो भी सेम फॉर्मूला यही लगेगा जो आप रजिस्टर में लगाते हो। मतलब जो यहाँ वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी लगाओगे, ठीक है, उसमें कोई भी हम यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। और देखो यहाँ से जो आपके पास R1 और R2 की वैल्यू को क्या लिखोगे आप लिखोगे R1 R2 की वैल्यू, जैसे R1 है तो आप R1 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे L अपॉन K1A, और यहाँ लिखोगे L अपॉन K2A, ठीक है। और जो आपके पास ये R सीरीज में जो आ रहा है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट को कैसे लिखोगे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि लेंथ सेम है या लेंथ अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे 2L, ठीक है, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, मान लो दोनों की वैल्यू अलग है और मान लो एरिया सेम है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे, मतलब लिखने का तरीका यही होगा। सिमिलरली पैरेलल में हम जब बात करते हैं रजिस्टर में तो हम लिखते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर सेम जब हम इसमें थर्मल वाले केस में इसमें निकालेंगे तो इसमें भी हम सेम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, उसमें भी हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल कौन सा करेंगे, एक बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल आता है कि जैसे आपके पास एक रोड दे दी गई है ऐसे और ऐसे, और आपको पूछता है कि अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो जो ये जंक्शन बनी है बीच में सेंटर में जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, ठीक है, इस जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। तो इसको करने के काफ़ी तरीके, काफ़ी मेथड्स होते हैं, लेकिन हम जो बिल्कुल बेसिक कॉमन मेथड होगा वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो और वो सबसे ईजी मेथड भी होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, 2 मेटल्स 1 and 2 ऑफ सेम साइज बट डिफरेंट टाइप्स आर वेल्डेड टुगेदर। दो मेटल हैं जो कि 1 और 2 नाम है, सेम साइज के हैं। सेम साइज का मतलब है कि जो हम इस क्वेश्चन में L लेने वाले हैं वो सेम लेंगे, ठीक है, बट डिफरेंट टाइप्स मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल है, मतलब उनका जो K की वैल्यू होगी थर्मल कंडक्टिविटी की वो हम K1 और K2 मानने वाले हैं, ठीक है। इस लाइन से समझ जाना, जब हमें बोला ना डिफरेंट मटेरियल्स, तो डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट टाइप्स का मतलब यही होता है कि हमें K1 और K2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या उनको वेल्ड किया गया है, द फ्री एंड्स ऑफ द 2 आर मेंटेन्ड एट 100 and 20। हमारे पास दोनों का टेम्परेचर दे रखा है 100 और 20 दे रखा है।
देखो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी तो हीट फ्लो करेगी ना। अच्छा, इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल 1 इज ट्वाइस दैट ऑफ मेटल 2 देन फाइंड द टेम्परेचर एट द वेल्डेड सरफेस। तो कह रहा है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट की जो है वो ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस है टू दैट ऑफ द मेटल 2, तो मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि जो K1 होगा आपका वो 2 टाइम्स होगा K2 के। यही तो बात बोली है उसने, K1 जो है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा K2 के, क्योंकि मैंने कहा थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं, तो K1 जो है वो 2 टाइम्स है K2 के। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो मान लेते हैं कि हमारे पास यही है दो वो मटेरियल 1 और 2, और ये इसके बीच में क्या है, एक वेल्डिंग की गई है उनके बीच में, ऐसे ये वेल्डिंग की है। यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसको हीट करेंगे तो एक टाइम पर आकर क्या हो जाता है, जो इसका टेम्परेचर है वो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ का 100 है तो यहाँ का 20 फिक्स हो जाएगा, फिर हीट आगे उसके बाद जो है वो स्टेडी स्टेट के बाद हीट जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट जाएगी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, जो हीट जाएगी H, वही तो यहाँ से जाएगी और वही हीट इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से भी जाएगी। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि जो हीट करंट है, यानी कि जो हमारे पास Q/2 की वैल्यू है, देखो पहले यहाँ से H(1) जो है वो H(2) के बराबर हो जाएगा। ये 1 और 2 है हमारे पास मटेरियल, तो H1 का फॉर्मूला क्या होता है Q/T 1 के लिए, और यहाँ हो जाएगा Q/2 Q/T सेकेंड के लिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, KA T1 - T2। अब देखो यहाँ का टेम्परेचर उसने हमसे पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर एट द वेल्डेड सरफेस हमसे उसने पूछा है, तो हम इसको T0 मान लें अपनी मर्जी से। तो देखो T1 - T0, ऑब्वियसली ये टेम्परेचर इसके T0 से तो ज़्यादा ही होने वाला है, 100 है, ये T0 है, तो T1 - T0 यहाँ आ जाएगा K। अच्छा, इसको मैं K1 लिख दूँ अभी के लिए। एरिया तो सेम है क्योंकि उसने बोला कि सेम साइज़ के, तो एरिया सेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे K2A, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इसके नीचे एक चीज़ आएगी और, है ना, इसके नीचे क्या आएगा L। ठीक है, क्या आ जाएगा L आ जाएगा, L भी क्या है, सेम है, तो मैं यहाँ पे L ले रहा हूँ। K2A यहाँ आ जाएगा T0 - T2 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा अगेन L। देखो सेम मटेरियल था तो एरिया और लेंथ तो सेम होने वाले हैं भाई नीचे वाले। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। K1 क्या था मेरा, K1 था 2 टाइम्स ऑफ K2, तो हम यहाँ पे K1 की जगह लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ K2, A को A रहने देंगे। T1 की वैल्यू कितनी है, 100 - T0 बराबर है K2 को K2 रहने दीजिए, A T0 - 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय L, L से L कट गया, K2 से K2 कट गया, एरिया से एरिया कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 - 2 T0 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, T0 - 20। तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 200 + 20 इज इक्वल टू T0 + 2 T0, तो ये हो जाएगा 220 3 T0। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, T0 इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 3। ठीक है, चेक कर लो, ठीक किया ना सारा, ट्वाइस भी ठीक कर दिया, सेम मटेरियल से बने हैं। ठीक है जी, है ना, तो 100 और 20। ठीक है, 200 है यहाँ पे -20। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं कितना आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 1 बचेगा, 3 3 9, फिर पॉइंट लगाकर यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 223 3 7 21, 1 बचा 0, 3 3 9, 1 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0, तो 3 3 9, तो मतलब 73.33। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इसका मिडिल में जो है इसका, वो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा।